गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। ये लास्ट लेक्चर में कहाँ तक हुआ था, कोई आइडिया? लास्ट लेक्चर में कहाँ तक हो गया था? अरे तुम ही लोगों से पूछ रहे हैं भाई। मैम याद नहीं, स्क्रीन शेयर करेंगे, वो बता देंगे एक बार। अच्छा, एक ऐसी स्ट्रेटेजिक प्लान पर बात स्ट्रेटेजिक प्लान पर बात चल रही थी। प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजी एनालिसिस। ये तो हो गया था शायद, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड चॉइस का प्रोसेस। यस मैम, लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस हो गया था। और ये पीडीएफ हम सेंड कर चुके थे तुम लोगों को? यस मैम, शायद कर दी। ओके। लिमिटेशंस ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, वेट देखना पड़ेगा। मैम पीडीएफ नहीं सेंड किया है इसका आपने? पीडीएफ अभी नहीं सेंड किया है? सेंड कर चुके होंगे बच्चों। ये देखो, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड चॉइस ऐसा था पीडीएफ। यस मैम, कर दिया है आपने। इसका एक पेज जो बीच का मिस हो गया था वो शायद नहीं हुआ है सेंड। हाँ, ये मैम वो आपने बोला था कि मंडे को कर देंगे, बट वो अभी हमने तक कहा आया था नहीं। वो हम हाँ शाम तक कर देंगे, लेकिन शायद वो पेज रह गया था। एनीवेज, लिमिटेशन से ऊपर तक का सब हमारा हो चुका था। ठीक है, पढ़ के देखा था, कोई दिक्कत तो नहीं थी उसमें? जो बीच का एक पेज लिखेंगे उसके लिए मत परेशान हो, वो आज इस क्लास के बाद या फिर जब मेरी क्लास 4 बजे सारी क्लासेस ओवर होंगी तब हम कर देंगे। कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, तो आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं लिमिटेशंस की। हर कोई भी काम हो या कोई भी एंटिटी ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी चीज होती है, हर चीज के लाइक जैसे मेरिट डिमेरिट होते हैं, सेम वैसे ही एक बाउंड्री होती है जिसके आगे जाके वो ऑब्जेक्ट काम नहीं कर सकता है। सेम उसी तरीके से अगर हम लिमिटेशंस की बात करें, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, एक और चीज स्ट्रेटेजिक एनालिसिस या ऑल्टरनेटिव सेम थिंग, ठीक है, उसके लिए मत परेशान होना। तो सबसे पहले क्या लिमिटेशंस हो सकती है? फर्स्ट है लैक ऑफ स्किल। Without the necessary skills, organization will not obtain the quality of information and analysis necessary to make the difference. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो उसको अगर अपनी स्ट्रेटजीज की एनालिसिस करनी है कि जो स्ट्रेटजीज वो यूज कर रही है वो बेस्ट सूटेड है ऑर्गेनाइजेशन के लिए या नहीं है, तो इस चीज के मेजरमेंट के लिए भी कुछ एक क्या होनी चाहिए, कोई एक नेसेसरी स्किल होनी चाहिए। उस पर्टिकुलर यूनिट के पास या ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी डिविजन्स वर्क कर रही हैं, कोई एक ऐसी डिवीजन होगी पर्टिकुलर जो कि ये चेक मेजरमेंट करने के लिए होगी। वे देखती होगी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है या जो भी उसका वर्किंग पैटर्न है वो अप टू मार्क है या नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक लिमिटेशन होती है। जरूरी नहीं है अगर आप एक बड़ी फर्म है, in that case आपके पास you have a lots of divisions, you have a lots of units working with your organization, ठीक है। But if you have a very small scale enterprise या very small scale organization, in that case you don't have many resources, ठीक है, that you can afford such type of extra expenditure या extra activities, ठीक है। In that case जो एक स्किल्स की कमी होती है वो कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन को फेस करनी पड़ती है। और ये जो कमी होती है जो आपका ऑर्गेनाइजेशन फेस करता है, जिसको मेक गुड करना इज नॉट एन इजी टास्क, ठीक है, क्योंकि आप जो भी स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हो या फॉलो अप कर रहे हो या फॉलो कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो आप जब तक उसका परफॉर्मेंस करोगे, परफॉर्मेंस कहाँ से कर पाओगे? फीडबैक एनालिसिस के थ्रू। फीडबैक एनालिसिस का मीन्स ये हो रहा है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है या आपकी जो अडॉप्टेड स्ट्रेटजीज है वो ऑलरेडी कस्टमर तक पहुंच चुकी है और कस्टमर अब उसका फीडबैक दे रहा है, दैट मीन्स whether he liked it or not, ठीक है, यही तो एक आंसर निकल कर आएगा। तो इन दैट केस अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, ठीक है, या स्किलफुल पर्सन की कमी है, इन दैट केस आप अपने जो भी स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है उसका प्रॉपर जजमेंट नहीं कर पाओगे।
तो उसका असर ये होगा कि कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन, जो भी कस्टमर है उसके दिमाग में आपके प्रोडक्ट को स्विच करने की बात आ ही चुकी होगी, जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी वो पिक्चर जब आप फीडबैक एनालिसिस करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है साइनिसिज्म। साइनिसिज्म का मतलब समझते हो? कोई आइडिया है? इस वर्ड को कभी सुना तो होगा ही, क्योंकि बहुत ही कॉमन वर्ड है। नहीं जानते? नो मैम। साइनिसिज्म मीन्स हम कह सकते हैं एक बहुत ही नेगेटिव थिंकिंग, या जिसे हम कहें कि नेगेटिव थिंकिंग भी नहीं, एग्जैक्ट जो इस वर्ड का मीनिंग होता है वो होता है कुटिलता, जिसे हम कहते हैं। ऐसे कहते नहीं कि अरे वो बहुत श्रूड है, उससे कोई काम कहो तो बहुत ही श्रूड रिप्लाई देता है या बहुत ही डिप्लोमेसी भरा आंसर देता है। ठीक है, वही इसका मतलब होता है। ठीक है, कि अगर आप किसी से कुछ काम कहो तो वो बेसिकली जो एक हर एक पर्सन में, हर एक ह्यूमन बीइंग में कहीं ना कहीं एक अंदर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड होता है, वो ना होना। ठीक है, यही बताता है। तो ये क्या कह रही है लिमिटेशन के पॉइंट में? स्टाफ एंड स्टेक होल्डर्स मे थिंक दैट स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम विद नो प्रैक्टिकल बेनिफिट्स। ठीक है, they may previously have had negative experiences with planning that color their opinion, or they think they know it all already. जो भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े लोग होते हैं, लाइक जो भी उनके एम्प्लॉयज होते हैं या स्टाफ होते हैं या स्टेक होल्डर होते हैं, उनका ये मानना है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक एनालिसिस पर काम कर रही है तो वो टोटल वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी एंड रिसोर्सेज है। ठीक है, और जिसके थ्रू कोई भी किसी भी टाइप का कोई प्रैक्टिकल बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिलना है। जबकि ऐसा उनका क्यों मानना है? उनका मानना है कि ये काम तो वो अपने जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है उनके बेसिस पर भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पर वो अपने फ्यूचर को फोरकास्ट भी कर सकते हैं। जबकि ये सही नहीं है। जरूरी नहीं है जो आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर में काम किया हो सेम वही सब चीजें, वही सारे हालात इस साल भी बने रहे। आपके पास काम करने के तरीके चेंज होते रहेंगे। ऐसे केस में जब आपके काम करने वर्किंग मेथड्स चेंज हो रहे हैं, सिनेरियो चेंज है, एनवायरनमेंट इज टोटली चेंज, सब कुछ बदल रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है जो आपके काम करने के तरीके थे? सपोज करंट सिचुएशन ही ले लो। इस समय कहीं ना कहीं हर एक पब्लिक, जो एक आम जनता है, नॉर्मल क्राउड है, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक फैक्टर है, इवन मेरे और तुम्हारे भी दिमाग में होगा कि मे भी कहीं लॉकडाउन ना हो जाए, फुल डे लॉकडाउन, जिस जो सिर्फ एक संडे तक लिमिटेड है, कहीं ऐसा ना ये फुल वीक के लिए हो जाए, तो वो उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। ऐसा लास्ट ईयर तो था, लेकिन लास्ट ईयर मेंटली प्रिपेयर हो चुके थे टिल लास्ट ऑफ द मार्च या अप्रैल से कि ये लॉकडाउन अब लंबा चलेगा। ठीक है, बट फिलहाल अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो अभी हमें ऐसा कुछ भी रियलाइजेशन नहीं हो रहा है। हाँ, हम सबको एक ये फील आ रहा है, तो जो भी हमारे काम करने के तरीके हैं वो सिचुएशन टू सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो उसमें अगर एम्प्लॉयज या स्टेक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स ये सोच रहे हैं कि जो हालात प्रीवियस ईयर में रहे हैं या जो हमारे प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंसेस हैं उसके बेसिस पर हम काम कर लें, तो ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉसफुल बात हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? रिलेवेंस। सम पीपल से दैट strategic analysis of the external environment is rarely, if ever relevant. If ever relevant, they argue things are changing so fast that as soon as to grasp them for long enough to carry out analysis, they are out of date. एक ये भी मानना है कि जब तक हम एनालिसिस करते हैं आफ्टर टेकिंग फीडबैक, और जब हम उस चीज को फीडबैक के एनालिसिस के बाद हम वापस इम्प्लीमेंटेशन पर आते हैं, तब तक वो चीज ऑब्सलीट हो चुकी होती है, मींस आउटडेटेड हो चुकी होती है। तो एक ये भी लिमिटेशन है जो हमें स्ट्रेटजिक एनालिसिस को प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के फॉर्म में रोकती है। ठीक है, लास्ट क्या है? फोर्स ऑफ हैबिट्स। फोर्स ऑफ हैबिट्स मींस लाइक हर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को क्या होती है? फिट हैबिट होती है। जैसे अब कई लोग होते हैं जो राइट हैंड से लिखते हैं, कई लोग होते हैं जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। ठीक है, कई लोगों का तरीका ऐसा होता है कि पहले समझते हैं चीजों को फिर आगे पढ़ते हैं। तो ये जो हैबिट होती है ये पर्सन टू पर्सन कहीं ना कहीं वैरी कर रही होती है। राइट, तो
इस टाइप की हैबिट्स को हम जनरली पेट हैबिट्स कहते हैं, जिनका रिमूवल आसान नहीं होता है। ठीक है, हम इतने सालों से जिस चीज को इनहेरिट किए हुए हैं उसको एकदम से कहा जाए नहीं अब आपको इस चीज को चेंज कर देना है, ये हैबिट सही नहीं है, इससे लॉस हो रहा है और आपके इस वर्किंग मेथड से कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन लॉस में आ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी में कमी आ रही है, प्रोडक्टिविटी में कमी आ रही है, तो आपको इसे चेंज करना होगा। ठीक है, ऐसे केस में जब एक एट रैंडम चीजें ऐसे निकलकर सामने आती हैं कि आपको चीजें बदलनी पड़ जाए, तो उस केस में हम अपना जो हम काम कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारा इन सब चीजों की वजह से जो इनका इम्पैक्ट आता है वो हमारी प्रोडक्टिविटी या हमारे काम करने के तरीके पर आता है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं जो एक हैबिट को चेंज करने के लिए फोर्स होता है, फोर्स लगाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं असर हमारी अगर प्रोडक्टिविटी पर आ रहा है, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी सबसे पहले उस पर इफेक्ट करेगी। ठीक है, तो एक ये भी लिमिटेशन हो गई। इस तरीके से ये सब हमारी स्ट्रेटेजिक एनालिसिस की लिमिटेशंस हो गई। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजीज की। अच्छा, अब तुम लोग इतना पढ़ चुके हो तो अब क्या कोई एक्सप्लेन कर पाएगा दैट व्हाट आर स्ट्रेटजीज? बोलो। अब तक तुम लोगों ने 2 यूनिट्स पूरी कंप्लीट कर रखी है, तो अब तो एटलीस्ट तुम लोग बता सकते हो ना कि स्ट्रेटजीज क्या होती है, या हम क्या इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटजीज को चूज करते हैं कि कौन सी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट सूटेड स्ट्रेटजी होगी। एक ही लाइन में बताओ, कुछ तो बताओ बस, बोलो बच्चों। मैम मैम सुन नहीं पाते मैम, क्या हम ये कह रहे हैं कि तुम लोगों ने अब तक 2 यूनिट पूरी कवर कर ली है, अब तो तुम लोगों को कुछ आइडिया लग गया होगा कि स्ट्रेटजीज क्या होती है, और Yes, या ma'am. फिर स्ट्रेटजीज के फॉर्मुलेशन या इम्प्लीमेंटेशन में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए, तो बता पाओगे क्या होती है स्ट्रेटजी? तो मैम स्ट्रेटजी वो होती है सिंपली फ्यूल्स को अच्छे से यूज करें और मैम गोल्स को अचीव करने के लिए। वो और तो मैम सही है, लेकिन सबसे पहले डेफिनेशन बताओ, तुम लोगों के हिसाब से क्या लगता है स्ट्रेटजीज क्या होते हैं, क्या होती है? Ma'am, strategy is a general plan to achieve one or more long-term and overall goals यार एक under तो बोलो यार, conditions of uncertainty. सही बात, एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन बताइए। ये जनरली हमारे प्लान होते हैं जो हम प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पर फ्यूचर के लिए फोरकास्टेड फॉर्म में रखते हैं। अच्छा, अब आप कोई और बताओ कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो हम स्ट्रेटजीज के फॉर्मुलेशन या इम्प्लीमेंटेशन के समय ध्यान में हमें रखने चाहिए, बताओ। इकोनॉमिकल फैक्टर, जैसे मैम जैसे कि बजट, हमारा जो बजट है उसके सही बात, अकॉर्डिंगली हम वो बजट को फाइनेंशियल सबसे पहले हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, कि हमारे पास कितना पैसा है, क्या फंड्स है, और बिना फंड्स का ध्यान रखे ही अगर हम काम करेंगे तो कहीं ना कहीं जो आगे आने वाला समय होगा वहां पे हम लॉस में आ सकते हैं, क्योंकि अगर हमें पता है हमारे पास 100 ही रुपए हम जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो 1000 या 500 रुपए के बराबर का कर रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारा जब तक ही चल पाएगा उसके एक टाइम के बाद वो जो भी हमारे एक्सपेंसेस है वो कहीं ना कहीं ओवर एक्सपेंसेस के फॉर्म में हम चले जाएंगे। और बताओ मैम डेमोग्राफिक फैक्टर मैम, डेमोग्राफिक फैक्टर किस सेंस में? Resources. मैम जो मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज है मैम वो लगातार चेंज मतलब कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, तो मैम उसको भी हमेशा ध्यान रखते हुए मुझे मतलब कोई भी स्टेप या कोई भी डिसीजन बिजनेस में तो बेटा डेमोग्राफिक फैक्टर जिसे आप कह रहे हो इसको आप रिलेट कर रहे हो गवर्नमेंट पॉलिसीज से। डेमोग्राफी में तो Yes, ma'am. गवर्नमेंट पॉलिसीज आती ही नहीं ना, ये तो हमारे इकोनॉमिकल फैक्टर्स होते हैं। अरे तो नो जो मैम थोड़ा तेज बोलो बच्चों, थोड़ा तेज बोलो, देखो हम कितना लाउड है, तुम लोगों को सुनाई पड़ रहा होगा ना। अरे मैम सॉरी मैम, पॉलिटिकल फैक्टर मैम, पॉलिटिकल फैक्टर। हाँ, पॉलिटिकल फैक्टर कहो या इकोनॉमिकल फैक्टर मैम कहो, उसमें मोड ऑफ कम्युनिकेशन मैम आ गया मैम, सुनाई नहीं पड़ा क्या? मैम कम्युनिकेशन मोड भी इसमें हमारा आ गया कि मतलब किस टाइप की हमारी कम्युनिकेटिंग सिस्टम है।
ये भी सही है, लेकिन इसको जरा एग्जैक्टली रिलेट करो। और जैसे कि मैम अगर हाल ही में देखा मैम और जाए, मैम लीगल फैक्टर हो गया मैम, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हो गया और फाइनेंशियल फैक्टर हो गया, बहुत सारे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि तुम लोगों को अब काफी कुछ आइडिया लग गया है कि किस तरीके से करना चाहिए, है ना? ओके, मैम आपने पढ़ाया अच्छा था मैम, तो मैम आप क्या मैम आपने पढ़ाया इतना अच्छे से तो मैम आएगा नहीं। ये कमेंट है या कॉम्प्लीमेंट है? अरे मैम आप गलत क्यों समझ रही है? मैम आया है मैम, तभी तो बोल रहे हैं ना। समझ में आया है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो ये समझ में आया है इसके लिए तुम लोग की राइटिंग एबिलिटी भी बहुत अच्छी हो तो सबसे अच्छा होगा, ठीक है? क्योंकि अब ये याद रखो, जो हालात है उसमें ये मानकर चलो तुम लोग का शायद ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है एग्जाम, और ऑब्जेक्टिव के केस में लाइन बाय लाइन हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है? अब हम बात करते हैं चॉइस ऑफ स्ट्रेटेजी की। स्ट्रेटजी हमें पता है कि ये हमारे क्या होते हैं, फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन होते हैं। अपने पास एक्सपीरियंस या प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो हम फ्यूचर में काम करने वाले होते हैं, उसके लिए हमें कौन से प्लान ऑफ एक्शन बेस्ट सूटेड होंगे फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन, इसी को ही चूज करना, ठीक है? लिखा है स्ट्रेटजिक चॉइस, थोड़ा जूम करके देखना, क्लियर हो जाएगा, ज्यादा मत करना, थोड़ा ही एक ही दो पॉइंट करना, तब क्लियर होगा, अदरवाइज पिक्सेल्स फटने लग जाएंगे। देखो क्या लिखा है, strategic choice is the final step in the strategy formulation phase of strategic management. Strategic choice involves the selection of a strategy or set of strategies that helps in achieving organizational objectives. यहाँ भी जो स्ट्रेटजी की चॉइस या सिलेक्शन की बात हो रही है, वो भी यही बात हो रही है कि जो स्ट्रेटजी के फॉर्मुलेशन में या स्ट्रेटजी चॉइस की बात होती है, वो इसीलिए हम करते हैं कि जिससे कि हम ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको बहुत ही इजी वे में अचीव कर सके। जो भी स्ट्रेटजिस्ट हुए थे, लाइक ग्लुएक हुए थे, रॉबिन्सन हुए थे, इन सब ने भी कहा कि स्ट्रेटजी के फॉर्मुलेशन में या स्ट्रेटजिक चॉइस में सबसे ज्यादा हेल्पफुल हमारे क्या होते हैं, हमारे खुद के जो सराउंडिंग्स है, एनवायरनमेंट है, उसमें हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को कैसे एक्सेस कर पाते हैं, कैसे आइडेंटिफाई या रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, और उस स्ट्रेंथ और वीकनेस को किस तरीके से हम अपनी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट से रिलेट कर पाते हैं ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मीन्स हमें क्या करना है, अपना जो इंटरनल एनवायरनमेंट मीन्स हम आर सेल्फ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, we have to correlate with that to our external environment, that is opportunities and threats, ठीक है? और यही such an assessment presents a list of possible strategic alternatives, ठीक? From among those alternatives choices are made. Strategic choice addresses the question where shall we go. It determines the characteristics and form of an organization's strategic direction. जो ये असेसमेंट है या ये कोरिलेशन जो हम लोग कर रहे थे इंटरनल एनवायरनमेंट का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, ठीक है, यही असेसमेंट क्या करता है, हमारे पास जितने भी पॉसिबल स्ट्रेटजिक ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं उन सब की लिस्ट को हमारे सामने प्रेजेंट करता है, ठीक है? और इसी स्ट्रेटजिक ऑल्टरनेटिव से हमें अपनी चॉइस को सेलेक्ट करना होता है, या जो भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव है उसमें से जो बेस्ट सूटेड है वो हमें चूज करना होता है, ठीक है? जो ये स्ट्रेटजिक चॉइस होती है, बेसिकली ये एक क्वेश्चन पर मेन फोकस करती है, दैट वेयर वी शैल गो, कि हमें कहाँ जाना चाहिए या हमें कहाँ जाना होगा, एंड एट प्रेजेंट वेयर वी आर, कि हम ये इसमें लिखा नहीं है, लेकिन हमें कहाँ जाना है ये जानना तो हमारे लिए बहुत जरूरी है, साथ ही साथ ये भी जानना बहुत जरूरी है कि हम फिलहाल कहाँ पर हैं, ठीक है? और यही है जो सवाल होता है, जो हम ढूंढते हैं कि हमें कहाँ पहुंचना है और अभी कहाँ पर है, ये बेसिकली जो भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजिक डायरेक्शन होता है उसको, उसी की कैरेक्टरिस्टिक को बताता है। अकॉर्डिंग टू ग्लुएक ने क्या कहा, स्ट्रेटजिक चॉइस इज द डिसीजन which selects from among the alternative grand strategies which will best meet the enterprise objectives. First off, the choice involves consideration of selection factors, evaluation of the alternatives against these criteria and the actual choice. जो अभी जिस भी बच्चे ने पॉलिटिकल फैक्टर्स की बात की थी,
कुछ ने डेमोग्राफिक पर भी आ गए थे। वो यही बता रहा है कि हमारे पास बहुत सारी ग्रैंड स्ट्रेटजीज है और जिनमें से जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव्स को मीट आउट कर पाएगी हम सिर्फ उसी को ही चूज करेंगे। मतलब हमें जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिक फैक्टर्स है उनको हमें अपने एक्सटर्नल जो भी इन्वायरमेंट में रिलेटेड फैक्टर्स है उनसे क्या करना है, रेलेवेंसी उनकी देखनी है, जो जिससे रेलेवेंट होगा, ठीक है, वही हम चूज कर लेंगे। लास्ट टाइम भी यही कह रही है, इवैल्यूएशन ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स अगेंस्ट दीज क्राइटेरिया एंड द एक्चुअल चॉइस। जिस क्राइटेरिया के लिए जो भी ऑल्टरनेटिव्स हमने रखे हैं उनका इवैल्यूएशन और हमारी खुद की जो एक्चुअल चॉइस है जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब लिखा भी हुआ है, आइडियली स्पीकिंग दैट स्ट्रेटजी शुड बी चूजन व्हिच फिट्स टू ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट इन द लाइट ऑफ एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। जो ऊपर हम लोगों ने बात की है कि स्ट्रेटजी का सिलेक्शन किसके बेसिस पर होना चाहिए, हमारे ऑब्जेक्टिव्स या गोल अचीवमेंट के बेसिस पर, जिससे कि हम अपनी एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स और ऑर्गेनाइजेशन की ही स्ट्रेंथ और वीकनेस को क्या कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है। और भी लिखा हुआ है, however a number of subjective factors have their impact on the final choice of a strategy, therefore a situation may arise in which various choice factors stands in conflict to other. In such a situation a modifying process emerges which may force to choose an acceptable strategy rather the best strategy. इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ऐसे जो कि हमें क्या करते हैं, फोर्स करते हैं कि हम जो बेस्ट स्ट्रेटजी को चूज करने से बेहतर है उस स्ट्रेटजी को चूज करें जो कि वाइडली एक्सेप्टेबल हो। वाइडली एक्सेप्टेबल मींस जिसको जो फाइनली चूज की जा रही है उसको एक्सेप्ट करने वाले ज्यादा लोग हो, ठीक है। याद रखना, हमें वो स्ट्रेटजी चूज करनी है जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट सूटेड तो हो ही, ठीक है, बट इस चीज का भी ध्यान रखना है कि बेस्ट सूटेड के साथ साथ वो स्ट्रेटजी ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी तो प्रोवाइड करे ही, साथ ही साथ ये भी करे कि ऑर्गेनाइजेशन उससे प्रॉफिटेबिलिटी भी जनरेट करे और साथ ही साथ जो भी उसकी आने या बनने वाले या मिलने वाले जो भी फ्यूचर में उसके कौन है कस्टमर्स है उनकी नीड्स का भी फुलफिलमेंट हो सके, ठीक है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं स्ट्रेटजिक चॉइस के प्रोसेस की, ठीक है। सबसे पहला ये फ्लो चार्ट फॉर्म में होता है प्रोसेस। डिफाइन करना हो अगर स्ट्रेटजिक चॉइस को तो समझ ही गए हो तुम लोग। इट कुड बी डिफाइंड एज द डिसीजन टू सेलेक्ट फ्रॉम अमंग द ग्रैंड स्ट्रेटजीज कंसीडर्ड द स्ट्रेटजी व्हिच विल बेस्ट मीट द एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारे पास बहुत सारी ग्रैंड स्ट्रेटजीज है उनमें से सेलेक्ट करना उस डिसीजन को या उस स्ट्रेटजी को जो कि बेस्ट सुटेबल हो हमारे एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। जल्दी रिमाइंडर आ गया, खैर ध्यान दो। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है, फोकसिंग ऑन स्ट्रेटजिक ऑल्टरनेटिव्स। जो हमारे ऑल्टरनेटिव्स हैं उन पर हमें फोकस करना है। इन जितने भी फोकस करना मीन्स हमें ध्यान देना है कि कौन कौन से हमारे पास स्ट्रेटजिक ऑल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है। अब हमने जब ये देख लिया ये तो अल्फिशानी तो था क्लास में, तो इसका मैसेज कैसे आ गया कि इसकी क्लास एग्जिट हो गई है? मैम नेटवर्क की वजह से उसका ओके, खैर जितनी भी देर की क्लास है 9 मिनट की वो अब वाइंड अप कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी स्ट्रेटजिक ऑल्टरनेटिव्स हैं उन पर फोकस करना होगा कि कौन कौन से व्हाट आर द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स दैट वी हैव, क्योंकि उसी जो वेरियस ऑल्टरनेटिव्स हैं उसी में से ही हमें चूज करना है, ठीक है, जो भी हमारे लिए बेस्ट सूटेड होगा। जब हमने इन पर फोकस कर लिया अब हमें इनका इवैल्यूएशन करना है कि जितने भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स है अब हमें उन्हें इवैल्यूएट करना है। होंगे कुछ वेरियस फैक्टर्स जिनके बेसिस पर, और आफ्टर दैट इवैल्यूएशन ही वी कैन चूज द ओनली सिंगल वन which is best suited for our organization।
After evaluating strategic alternatives, we have to consider decision factors. ठीक है, ये जो decision factors है, इसके साथ दो स्ट्रीम निकल रही है, एक हमारे ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स है, एक सब्जेक्टिव फैक्टर्स है। कौन होते हैं ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स? ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स आर बेस्ड ऑन एनालिटिकल टेक्निक्स एंड आर हार्ड फैक्ट्स और डेटा used to facilitate a strategic choice. They could also be termed as rational, normative or prescriptive factors. Objective factors basically हमारे वो factors होते हैं जो analytical techniques पर based होते हैं, और ये basically hard facts या data होते हैं जो कि strategic choice में हमें facility provide कराते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें rational या normative या prescriptive factors भी कह सकते हैं other than objective factors। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सब्जेक्टिव फैक्टर। ये वो फैक्टर होते हैं जो किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के जजमेंट पर या कलेक्टिव जजमेंट पर, कलेक्टिव इन द सेंस की ऑर्गेनाइजेशन में बोर्ड में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो जब फाइनली स्ट्रेटजीज का एनालिसिस या सिलेक्शन चल रहा होता है तो एक पर्सन की राय मैटर नहीं करती है। हमें एज अ बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन ओनर हमें ध्यान देना होगा कि और कौन कौन से पर्सन है जिनकी थॉट प्रोसेस के थ्रू ही हमें उन फैक्टर्स या उन स्ट्रेटजीज का सिलेक्शन करना है। तो सब्जेक्टिव फैक्टर किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के जजमेंट या फिर कलेक्टिव जजमेंट पर बेस होते हैं। ठीक है, और अब इन दोनों फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद ही हम स्ट्रेटजिक चॉइस अडॉप्ट करते हैं या स्ट्रेटजी का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेटजिक चॉइस। हमारे कौन कौन से फैक्टर्स है जो स्ट्रेटजिक चॉइस को अफेक्ट करते हैं? तो पहला हमारा है एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स आर बेसिकली द फैक्टर्स। ठीक है, एक्सटर्नल मींस वो सारे फैक्टर्स या वो सारे एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट मीन वो सारे फैक्टर्स या वो सारी एक्टिविटीज जो हमारे आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हो रही होती है। लाइक कौन कौन होते हैं एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स? पढ़ चुके हो बहुत बार, जल्दी बताओ। क्या मैम? एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स किनको कहा जाता है? अभी एक्सटर्नल मैम एनवायरनमेंट का नाम मैम जो बिजनेस को एक्सटर्नली अफेक्ट करे, मतलब जो ये लीगल फैक्टर हो गया और मैम पॉलिटिकल फैक्टर, ये तो बेसिकली हमारे मैक्रो फैक्टर्स हो गए। माइक्रो फैक्टर्स जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं लाइक आवर कस्टमर्स, स्टेक होल्डर्स, कस्टमर, सप्लायर्स एंड ऑल, सब कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट पॉलिसी, हाँ शेयर होल्डर भी आते हैं, स्टेक होल्डर भी आते हैं, और मार्केट इंटरमीडिएरीज, मार्केट मैनेजर्स, मार्केट इंटरमीडिएरीज में बेटा सप्लायर, होलसेलर, रिटेलर, शॉपकीपर सब आ जाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज आ जाती है, और सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो कम्युनिटी होती है। कम्युनिटी मीन्स आम जनता जो आपके प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है, कस्टमर मैम, हाँ, जिसमें हमारे कस्टमर होते हैं जो हमारे ही प्रोडक्ट के लिए फीडबैक देते हैं। ठीक है, तो ये जितने एलिमेंट्स का भी नाम लिया ये सब मिलके एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट को मेंटेन करते हैं, और इन पर ही हमारी स्ट्रेटजिक चॉइस बहुत ज्यादा हद तक डिपेंड करती है या अफेक्ट होती है इन फैक्टर्स से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल फोर्सेज एंड मैनेजरियल पावर रिलेशंस। इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल फोर्सेज में क्या क्या आते हैं? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी यूनिट्स या डिविजन्स चल रहे होते हैं, उन सबके जो मेजर डिसीजन होते हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं हमारी स्ट्रेटजिक चॉइस पर। सपोज 6 ग्रुप मेंबर्स हैं, अब जितने ज्यादा मेंबर या जितने ज्यादा पर्सन होंगे उतनी ज्यादा सबका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, और जो भी सबकी थॉट प्रोसेस होगी वो सबकी डिफरेंट होगी। किसी को कोई स्ट्रेटजी बेस्ट लगती होगी, किसी को दूसरे टाइप की स्ट्रेटजिक डिसीजन बेस्ट लगता होगा। ऐसे में क्या होता है, जो जहां पे मेजॉरिटी बिलीव करती है, जहां मेजॉरिटी स्टैंड करती है, वो स्ट्रेटजी ले ली जाती है। ठीक है, तो स्ट्रेटजिक चॉइस में जो भी मैनेजर के लेवल के पावर रिलेशनशिप होते हैं वो, या ये जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो भी ऑर्गेनाइजेशनल फोर्सेस वर्क कर रहे होते हैं, ये उन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? वैल्यूज एंड प्रेफरेंसेस एंड मैनेजरियल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स रिस्क। किसी भी कंपनी की जो भी उसके वैल्यूज या प्रेफरेंसेस होंगे रिगार्डिंग कस्टमर या रिगार्डिंग जो भी उनके सप्लायर्स वगैरह है, और जो भी उनका मैनेजर काम कर रहे हैं उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क। कुछ मैनेजर होते हैं
जो रिस्क एवर्सर होते हैं, जिन्हें रिस्क लेना नहीं पसंद आता, उन्हें लगता है कहीं ना कहीं इससे प्रॉफिटेबिलिटी पर इफेक्ट आएगा। कुछ ऐसे होते हैं जो रिस्क बियर करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। तो ये वो फैक्टर्स है जो स्ट्रेटेजिक चॉइस को बहुत बड़े लेवल पर इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इम्पैक्ट ऑफ पास्ट स्ट्रेटजी। पास्ट टाइम पीरियड में जो भी हम स्ट्रेटजीज को चूज कर चुके होते हैं, उनका असर भी, जो उनका इम्पैक्ट आया होता है, वो भी एक बड़ा फैक्टर होता है करंट टाइम पीरियड में स्ट्रेटजीज के सिलेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टाइम कंस्ट्रेंट्स इन चॉइस ऑफ स्ट्रेटजी। हमें समय पर टाइम का स्पेसिफिक ध्यान रखना होता है किसी भी स्ट्रेटजी के सिलेक्शन या चूज करने में। क्यों? क्योंकि हमें देखना होता है, मान लो हमारे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए 1 साल का टाइम पीरियड है, और जो हमारी स्ट्रेटजीज है उनका जो हमें पोस्ट इम्पैक्ट दिख रहा है या पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन इफेक्ट दिख रहा है, वो आफ्टर 1 और 2 ईयर दिख रहा है। तो ऐसे केस में जो भी हमारी स्ट्रेटजीज का सिलेक्शन है, वो कहीं ना कहीं लॉस में जा रहा है। ठीक है, क्योंकि उसका असर तो हम 2 साल बाद देख पाएंगे, और तब तक तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ही हो जाना है। ठीक है, तो विद इन गिवन टाइम फ्रेम या विद इन गिवन टाइम हॉरिजन या विद इन टाइम डिसीजन मस्ट बी टेकन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंफॉर्मेशन कंस्ट्रेंट्स, और लास्ट है कॉम्पिटिटर्स रिएक्शन। जो भी हमारी स्ट्रेटजीज का सिलेक्शन है, उसमें हमारा जो कॉम्पिटिटर है उसका क्या रिएक्शन है। क्या रिएक्शन इन द सेंस कि वो भी तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटजीज को यूज कर रहा होगा। ठीक है, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेस्ट फिट करने के लिए, कस्टमर्स की ब्रांड, जिससे कि उसके प्रोडक्ट स्विच ना करें। ठीक, तो कॉम्पिटिटर का रिएक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंफॉर्मेशन कंस्ट्रेंट, जो भी हमारा रेलेवेंट डाटा या इंफॉर्मेशन है जिसके बेसिस पर हम डिसीजन लेते हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो हमारी इसको स्ट्रेटजीज के सिलेक्शन या चॉइस को इम्पैक्ट करता है। फाइन, इतना क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो Yes, ma'am. ऐसा करते हैं, अब हम क्लास वाइंड अप कर रहे हैं। ठीक है, और Yes, ma'am. टाइम का रिमाइंडर भी आ चुका है, लगभग 1 मिनट कुछ सेकंड्स की क्लास बाकी रह गई है। तो जो भी नहीं भी समझ में आएगा वो नेक्स्ट क्लास के लिए परेशान नहीं होना, नेक्स्ट क्लास में हम बता देंगे। ठीक, और अटेंडेंस क्लास ग्रुप पे पोस्ट कर देना। ठीक है, Okay, ma'am. ओके, तो हम वाइंड अप करें। Okay, ma'am. ओके बच्चों, तो फिर कल मिलते हैं। ठीक है, Thank you, ma'am. ओके बेटा, थैंक यू टू ऑल।